हाय। जय हिंद। ये मेरा पहला वीडियो है। मैं दरभंगा में जस्ट शिफ्ट किया हूँ। ज्ञान केंद्र नाम से एक कोचिंग को इस्टेब्लिश किया है फॉर बायोलॉजी के लिए। इसमें मेरा नाम डॉक्टर दीपक कुमार है और ये कोचिंग जो है वो ईस्ट ऑफ आज़ाद चौक है, नाका नंबर 5 के पास, जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मतलब एजुकेशन के लेवल्स को थोड़ा बढ़ाया जाए और फर्स्ट टाइम से ही मतलब इंटरमीडिएट से ही या 10+2 जो है वो मेडिकल स्टैंडर्ड में ही लेके जाया जाए। इसके बेसिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल हम कुछ वीडियोस डाल रहे हैं। इसमें इसका मोटो ये है कि हमारे जो 12 वाले एग्ज़ाम्स होने वाले हैं CBSE के बच्चों का, उनको कुछ फ़ायदा हो और उनका कुछ रिवीजन फास्ट हो पाए या कुछ कंसेप्ट में प्रॉब्लम है वो अच्छा हो पाए, उसको मोटो में रख के हम कुछ वीडियो शूट कर रहे हैं जिससे क्लैरिटी ऑफ ये हो। लेकिन पहला मैंने टॉपिक रखा है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न में फर्स्ट माइटोसिस और मियोसिस। एक्चुअली मियोसिस का यूज़ 12 में बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने मियोसिस को माइटोसिस और मियोसिस को फर्स्ट स्टार्टिंग किया है। उसके बाद हम 12 में आ जाएंगे और 12 का जो ये है वो हम रखेंगे। तो फर्स्ट माइटोसिस में है क्या कि ये डिवीज़न ऑफ सेल है। तो हम फर्स्ट आते हैं। इसमें हमको कुछ माइटोसिस समझने के लिए हमारे पास कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस में ये है कि हमको DNA समझना होगा कि व्हाट इज़ DNA। हमको DNA समझना होगा कि DNA क्या है। उसके बाद कुछ जो चैलेंजेस हैं ये DNA को समझना होगा। DNA के बाद हमको क्रोमोसोम्स के बारे में जानना होगा कि व्हाट इज़ क्रोमोसोम्स, क्योंकि डिवीज़न ऑफ क्रोमोसोम्स इंपॉर्टेंट है। तो डिवीज़न ऑफ क्रोमोसोम्स समझना होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में भी जानना होगा कि ये होमोलोगस टाइप्स किसको बोलते हैं, क्या है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। हमको डिवीज़न ऑफ सेंट्रोमेयर जानना होगा, क्योंकि डिवीज़न ऑफ सेंट्रोमेयर माइटोसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। इसको बिना समझे ये समझ में नहीं आएगा कि ये हमारा सेंट्रोमेयर है, इसका डिवीज़न कैसे होता है, कैसे हमको, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइटोसिस का जो हमको समझना होता है। और दो प्रोसेस हैं पूरे माइटोसिस में, एक को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस और एक है साइटोकाइनेसिस डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये हमारा चैलेंज है। बिना इसको हम सीखे डिवीज़न नहीं सीख सकते। डिवीज़न तो यही है, लेकिन इसके बेसिक में जो कंसेप्ट है उसको हमको देखना होगा। तो हम आते हैं नेक्स्ट में। ये माइटोसिस होता कहाँ है माइटोसिस। तो माइटोसिस एक्चुअली में हर एक सेल में होता है एक्सेप्ट वायरस। जो भी सोमैटिक सेल्स हैं अदर ऑर्गेनिज्म में भी, सिर्फ वायरस को छोड़ के माइटोसिस हर एक के सोमैटिक सेल्स में होता। ये एक कॉमन सा है। और जो जैसे हमारा एक जाइगोट बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये जाइगोट मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता। ये दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म, ये गैमेट है और इसके फ्यूजन से जाइगोट बनता। और जाइगोट डेवलप एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट करके ये ब्लास्टोसिस्ट बनाता। ब्लास्टोसिस्ट के जो सेल्स होते हैं वही पूरे बॉडी को बनाते हैं। और ये जो बनाने का प्रोसेस है ये हर एक जगह माइटोसिस ही होता। इसलिए माइटोसिस हमारे सेल के फॉर्मेशन के लिए भी ज़रूरी है और रिपेयरिंग के लिए भी ज़रूरी है। अगर कोई एपिथेलियल सेल डैमेज होता है तो उसमें माइटोसिस से ही उसका फिर से रिजेनरेशन होता है सेल का, या रिजेनरेशन बोलिए, या नया सेल जो बनता है वो माइटोसिस से ही बनता है। और ये माइटोसिस का प्रॉपर्टी जो होता है सेल टू सेल डिफरेंट होता है। जैसे कुछ सेल्स जैसे न्यूरॉन्स, इसमें माइटोटिक प्रॉपर्टी बहुत कम होती है, नहीं के बराबर, बट हमारा एपिथेलियल सेल बहुत ज़्यादा होता है माइटोटिक प्रॉपर्टी। तो ये सेल टू सेल डिपेंड करते हैं कि माइटोसिस किस में ज़्यादा होता और किस में कम। तो आते हैं हम लोग इसमें इंटरफेज में एक्चुअली ये मेटाबॉलिक एक्टिव सेल स्टेज होता है सेल का। इनिशियली बोला जाता था कि ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा चेंज देखने को नहीं मिलता। जो भी चेंजेस होता है वो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व नहीं हो रहा था। तो इस फेज़ को इनिशियली बोलते थे कि ये रेस्टिंग फेज है, बट इट इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज। तो इंटरफेस को जनरली 3 पार्ट्स में बांटा गया है, G1, S और G2। तो G1 में
जो सेल का ग्रोथ होता है उसमें टाइप्स ऑफ आरएनए जो होते हैं वो उनका फॉर्मेशन होता है और प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। जो भी प्रोटीन्स हैं तो टाइप्स ऑफ आरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन जीवन में होता है। जनरली ये जीवन सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। अगर सेल जो है 24 आवर्स का ये जो इंटरफेज है उसमें 10 आवर्स अराउंड सेल जीवन का होता है। एस फेज जो है वो इससे छोटा होता है। अगर 24 आवर रखते हैं तो एस फेज जो है वो 8 आवर्स का होगा अराउंड, और उसके बाद G2 जो है वो 4 आवर्स का। तो सेल साइकिल में इंटरफेज और डिवीज़न दोनों आते हैं। तो इंटरफेज में 95% सेल्स अपना टाइम एक्सपेंड करता है और ओनली 5% जो है वो एम फेज के लिए दिया जाता है, और इसमें से भी सबसे ज़्यादा जीवन। तो आप सीक्वेंस याद रखेंगे, टाइम स्पेंड जो है जीवन, उसके बाद एस, उसके बाद G2 और सबसे छोटा एम। यही है टाइम, कैसे कैसे टाइम एक्सपेंड होता है। तो सबसे ज़्यादा ये अराउंड 10 आवर, ये अराउंड 8 आवर्स, ये अराउंड 4 आवर्स और ये अराउंड 1 to 2 आवर्स अगर 24 आवर का सेल डिवीज़न हुआ तो इंटरफेज में फर्स्ट हम देखिए कि जीवन होता है जिसमें प्रोटीन्स और आरएनए का सिंथेसिस होता है। उसके बाद सेल पहुंचता है एस फेज में। जब एस फेज में पहुंचता है तो यहाँ पे दो चीज़ का बहुत अच्छा है। एक तो सेंट्रियोल डिवाइड कर जाता है, सेंट्रियोल डिवाइड का डुप्लीकेशन होता। तो डीएनए का जो डुप्लीकेशन होता, इसका मतलब ये नहीं कि क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता। डीएनए अलग है, क्रोमोसोम अलग है। हाँ, यहाँ पे डीएनए अगर इनिशियली अमाउंट 2C है तो ये 4C हो जाएगा, बट आफ्टर एस फेज जब सेल G2 में जाता और जब सेल G1 में होता, अगर इनिशियली ये 2N है तो G2 में भी ये 2N ही होगा, बट क्रोमोसोम में डीएनए का अमाउंट डबल हो चुका है। ये डीएनए जो है वो 2C से 4C तक पहुंच जाता, ये चेंजिंग होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए अकर्स एट एस फेज बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। अब आते हैं थर्ड फेज में, दैट इज कॉल्ड G2। तो G2 में एक्चुअली में वो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है जो स्पेंडल फाइबर्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हैं जो स्पेंडल फाइबर्स को बनाते हैं, उनका फॉर्मेशन एक्चुअली G2 में होता। लास्ट हमारा ये एम फेज स्टार्ट हो जाता और एम फेज लास्ट करता है साइटोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म से। और ये जो फेज है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है और इसी को हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस दोनों एम फेज में होते हैं और इनके लिए जो प्रिपरेशन होता उसको हम लोग इंटरफेज बोलते हैं। क्लियर है? ओके। इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं। यहाँ पे जो 2C का 4C होता है अमाउंट ऑफ डीएनए, वो न्यूक्लियर होता, मतलब न्यूक्लियर डीएनए जो है वो डुप्लीकेट करते। सेल में साइटोप्लाज्मिक डीएनए भी होते। साइटोप्लाज्मिक डीएनए मतलब जो साइटोप्लाज्म में होते, एक्चुअली में ये माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है, ये क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है। ये डीएनए जो साइटोप्लाज्मिक डीएनए है वो सेल के किसी भी स्टेज में डुप्लीकेट हो सकते, वो एस के लिए नहीं है रिस्पॉन्सिबल। ये नीट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग भी ध्यान देंगे कि साइटोप्लाज्मिक जो डीएनए है वो एनी स्टेज में डुप्लीकेट हो सकते। ये कोई फिक्स नहीं है कि एस में ही होंगे, G2 में ही होंगे या G1 में ही होंगे, वो किसी भी स्टेज में डुप्लीकेट हो सकते हैं। बट जो न्यूक्लियर डीएनए है उनका जो डुप्लीकेशन होता है, फॉर्मेशन होता है, वो एस फेज में ही होता है। और उसके साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं इनका भी जो फॉर्मेशन होता है, डुप्लीकेशन जितना बनते हैं, हिस्टोन प्रोटीन रिक्वायर्ड है। ये एक्चुअली में बेसिक प्रोटीन्स है जो लाइसिन और अर्जिनिन का बना होता है। जनरली इस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और वो डीएनए पे निगेटिव चार्ज होता है, वो उसको रैप करके रखते हैं। हम लोग आगे देखेंगे वो न्यूक्लियोसोम को फॉर्मेशन में काम देता है। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं उनका फॉर्मेशन भी एस फेज में ही होता। आई होप सो आप क्लियर हो गए होंगे कि जीवन में जनरली सेल का साइज ग्रोथ होता, साइटोप्लाज्म बनता, काफ़ी मेटाबॉलिकली एक्टिव है, प्रोटीन्स बनते और आरएनए का फॉर्मेशन होता है। एस फेज में न्यूक्लियर डीएनए का रेप्लिकेशन होता और क्या बनता, ये
हिस्टोन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता। और थर्ड में आते हैं हम लोग G2 में। G2 में उस टाइप्स के प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, जैसे हम बोल रहे हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने के लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का काम है, ये यहाँ पे बनते हैं। उसके बाद सेल कहाँ पे चला जाता? प्रोफेज फर्स्ट में। लेकिन प्रोफेज फर्स्ट में जाने से पहले हम लोग को समझना होगा कि इसमें क्रोमोसोम और डीएनए कैसे अरेंज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये समझ पाएं कि क्रोमोसोम और डीएनए का अरेंजमेंट क्या है तो आगे का डिवीजन आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन नहीं हुआ है। यहाँ पे हम यही देखेंगे। तो आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। फिलहाल ये पिक्चर्स क्लियर होगा, आई होप सो। नेक्स्ट स्लाइड, ये है आपका नेक्स्ट स्लाइड। इसमें जनरली हम लोग देखते हैं कि ये डीएनए है। डीएनए जो है वो डुप्लेक्स होता है, मतलब दो चीज़ों से बना होता है, दो चेन्स होते हैं इसमें। एक होता है एक चेन और दूसरा। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये डीएनए हम लोग को 12 में पढ़ना है, हम देखेंगे वहाँ पे। फिलहाल हम बेसिक चीज़ समझ लेते हैं कि एक वर्ड होता है एडेनिन, जिसको हम ए से, एक होता है थाइमिन, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। आप पढ़े होंगे। एक ग्वानिन है जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, एक साइटोसिन है जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो इसमें जो एडेनिन है वो ऑलवेज पेयर करता है थाइमिन से, वो भी डबल बॉन्ड, और जो थाइमिन है वो ऑलवेज एडेनिन से पेयर करता, और जो ग्वानिन है वो ऑलवेज सी से पेयर करता ट्रिपल बॉन्ड से, और जो सी है वो ऑलवेज ट्रिपल बॉन्ड से ग्वानिन से पेयर करता। ये डीएनए डबल हेलिक्स होते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है। इसके लिए हम लोग अलग सा टॉपिक देखेंगे, ये बनाएंगे। अभी हमको समझना है डीएनए और क्रोमोसोम। तो फिलहाल ये फिगर में थोड़ा सा क्लैरिटी है कि ये जो डीएनए है यही कंडेंस करके क्रोमोसोम बना रहे हैं। इतना तो समझ सकते हैं यहाँ पे हम कि डीएनए कंडेंस होके क्या बना रहा है? क्रोमोसोम बना रहा है। हाँ, ये कंडेंसेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कंडेंस्ड हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे। फिलहाल क्रोमोसोम में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। क्रोमोसोम में एक वर्ड होता है सेंट्रोमेयर, जो हमको माइटोसिस में समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक पॉइंट है जहाँ से माइटोसिस में क्रोमोसोम डिवाइड करता, तो इस पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ये टाइप्स ऑफ डीएनए है, मतलब टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर। ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ये एक्रोसेंट्रिक हो सकते हैं, अगर ये टीलोमेयर सेंट्रोमेयर एकदम वन साइड में है। ये एक्रोसेंट्रिक हो सकते हैं अगर ये थोड़ा सा टिप से नीचे है। ये मेटासेंट्रिक हो सकते हैं अगर ये एकदम मिडिल में प्रेजेंट है सेंट्रोमेयर। ये सब मेटासेंट्रिक हो सकते हैं अगर ये मिडिल से जस्ट अप्स एंड डाउन्स हो, तो इसको हम लोग सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। तो इसके बेसिस पे सेंट्रोमेयर पे क्रोमोसोम के बहुत टाइप्स हैं। ये क्रोमोसोम के स्टडी में हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हमको सीखना है कि इसके अंदर में डीएनए होता। इसके अंदर में क्या होता? डीएनए होता। डीएनए ही कंडेंस करके क्या बनाता? क्रोमोसोम बनाता। और इसी क्रोमोसोम में एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट हो चुका है, बट क्रोमोसोम डिवाइड नहीं हुआ। तो डीएनए डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि 2C से, मान लीजिए अगर इनिशियली डीएनए का अमाउंट बिफोर एस फेज 2C था, तो आफ्टर एस फेज 4C हो जाएगा, बट क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। बिफोर डीएनए 2N था, तो आफ्टर एस फेज 2N ही होगा। अब बेसिकली इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं और न्यूक्लियोसोम एक नाम है, उसके बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ न्यूक्लियोसोम और व्हाट इज़ प्रोटीन। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये क्रोमोसोम का बहुत अच्छा स्लाइड है, ठीक है। इसमें हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के क्योंकि ये जानना जरूरी है। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने एक डीएनए को लिया है कि ये डीएनए से स्टार्ट हुआ है। इसका कंडेंसेशन होता है। डीएनए में आप याद रखेंगे कि ये निगेटिवली चार्ज है। बस ये कॉमन सा बात है कि डीएनए निगेटिव, जो फॉस्फेट ग्रुप के चलते डीएनए पे निगेटिव चार्ज आता है, और ये हमारा न्यूक्लियोसोम का एक पार्ट है। ये प्रोटीन्स होते हैं, बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, इस पे पॉजिटिवली चार्ज होता। और न्यूक्लियोसोम ये हिस्टोन प्रोटीन्स है, जिसका फॉर्मेशन एस में हुआ था। तो ये हिस्टोन प्रोटीन्स है, ये हिस्टोन प्रोटीन्स है। ये हिस्टोन प्रोटीन्स रैप करते हैं डीएनए को, मतलब एक न्यूक्लियोसोम में 1.75 रैपिंग होता है डीएनए का।
एक न्यूक्लियोसोम में आते क्या क्या हैं, ये ऑक्टामर बनाता, मतलब 4 इधर है 4 इधर है, ये ऑक्टामर का एक ऑक्टामर होता है। ऑक्टामर में होते क्या क्या हैं कि H2A, H2B, H3 और H4, ये 4 न्यूक्लियोसोम प्रोटीन्स हैं जो आगे में भी होते हैं और इसके 4 इसके पीछे में भी होते हैं, तो ये ऑक्टामर बन जाते हैं। ये 4 आगे में है, ये यहाँ तक, और 4 ये है, तो यहाँ 2 लेयर्स हैं, एक लेयर आगे एक लेयर पीछे, थोड़ा सा साइड करके दिखाया गया है, तो ये ऑक्टामर्स हैं। और इसके ऊपर में डीएनए का रैपिंग होता, और रैपिंग जो होता वो डीएनए का अमाउंट 1.75, ये लेंथ है डीएनए का, कितना रैप होता 1.75 बोला जाता है इसको। और ये आगे जाके एक लिंकर, यहां से एक लिंकर, ये है लिंकर हिस्टोन है यहां पे, जिसको हम लोग H1 नाम देते। तो न्यूक्लियोसोम में फिर ये अलग, फिर यहां पे एक अलग सा न्यूक्लियोसोम का बॉडी है। तो आप अच्छा से देखेंगे इसको समझने के लिए कि न्यूक्लियोसोम बोलने का मतलब होता है कि ये ऑक्टामर, ये H1 प्रोटीन्स, और ये जो डीएनए है यहां से यहां तक, इसको हम लोग लिंकर डीएनए बोलते हैं। तो लिंकर डीएनए को भी हम न्यूक्लियोसोम में रखते हैं। तो ये ऑक्टामर, न्यूक्लियर डीएनए और H1 प्रोटीन जो सील करता, इस सारे को मिला के हम लोग एक न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और ये न्यूक्लियोसोम कंडेंस होते जाता, और न्यूक्लियोसोम कंडेंस होके जो फाइनली कंडेंस होता है वही क्रोमोसोम है। न्यूक्लियोसोम फाइनली कंडेंस होकर जो स्ट्रक्चर बना रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम, ये ही क्रोमोसोम है। हाँ, क्रोमोसोम के डिफरेंट फॉर्म होते हैं, ये अलग सा फॉर्म है जिसको हम लोग, हाँ इसमें एक चीज याद रखेंगे कि ये सेंट्रोमेयर होता है, एक साइड में टीलोमेयर्स होते हैं, एक साइड में टीलोमेयर के अपोजिट साइड में सेट क्रोमोसोम होते हैं, हम लोग देखेंगे। और इसको यहाँ पे एक कंस्ट्रिक्शन होता है, जनरली न्यूक्लियस, ये सेंट्रोमेयर जहाँ पे होते हैं इनको हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। मतलब कंस्ट्रिक्शन मतलब वहाँ थोड़ा सा ये मतलब इस टाइप का पार्ट होता है, मतलब थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट होता है वहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी। हम क्रोमोसोम के बारे में बात करेंगे कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्रोमोसोम हैं। हम इससे पहले वाले स्लाइड में देखें कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो डीएनए के कंडेंसेशन से बनते हैं, न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है, वो और कंडेंस होता है, क्रोमेटिन बनाता है और लास्टली क्रोमोसोम बनाता है। इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट को कि ये सिंगल क्रोमोसोम है या डबल क्रोमोसोम है। जैसे ये कितने क्रोमोसोम्स हैं? ये 1 है, इसमें कन्फ्यूज़न होता कि 1 है या 2 है। तो इस कन्फ्यूज़न को आप पहले दूर कर लीजिए कि नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर ये बताता कि क्रोमोसोम कितना है। अगर एक सेंट्रोमेयर तो ओनली 1 क्रोमोसोम, यहाँ भी एक ही सेंट्रोमेयर है, इसीलिए ये भी एक ही क्रोमोसोम है, बट ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्रोमोसोम है। ये पॉइंट्स नोटेड है कि ये क्या फॉर्म्स हैं। क्या हमेशा क्रोमोसोम इसी फॉर्म में रहते? नहीं। ये क्या हमेशा क्रोमोसोम इसी फॉर्म में रहते? बिल्कुल ही नहीं। तो ये सेल डिवीजन में आते आते इस क्रोमोसोम का डिफरेंट फॉर्म होता। तो ये एक क्रोमोसोम है, इसके अंदर में भी डीएनए है, ये भी एक ही क्रोमोसोम है, इसके अंदर में भी डीएनए ही है। तब हम आगे जाके पढ़ेंगे क्या कहाँ पे किस टाइप का फॉर्मेशन होता है। ये हमारे सेल साइकिल में जब ये कैरियोकाइनेसिस होते रहते तब ये फॉर्म आते। हाँ, इसमें एक चीज़ और नोट करने वाली बात है, ये सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। मेटासेंट्रिक उनको बोलते हैं जिनका सेंट्रोमेयर एकदम मिडिल में होता है। इसका मिडिल से थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए इसके आर्म्स एक छोटे होते और एक बड़े होते। तो एक को शॉर्ट आर्म्स बोलते हैं और दूसरे को लॉन्ग आर्म बोलते हैं। जो शॉर्ट आर्म्स होता है उसको पी से डिनोट करते हैं, ये पूछा हुआ नीट का क्वेश्चन है। ये पी से डिनोट करते हैं और इसको क्यू से डिनोट करते हैं। इसको एएस भी बोलते हैं, ये इसको एएल भी बोलते हैं, लॉन्गर आर्म्स को। और इनके एक फेज में क्या होता है? टीलोमेयर। टीलोमेयर के अपोजिट वाले को हम लोग सेट क्रोमोसोम बोलते हैं। ये हम लोग को क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स में पढ़ना है। फिलहाल हम इसके डिवीजन में देख रहे हैं कि हम लोग को क्रोमोसोम का डिवीजन। हाँ, क्रोमोसोम में डीएनए कैसे अरेंज होते हैं इस फिगर में थोड़ा देखते हैं। ये डीएनए है, ये भी डीएनए है, और ये एस फेज के बाद वाला क्रोमोसोम है। इसका मतलब डीएनए डुप्लेक्स है।
DNA 2C से 4C हो चुका है इसमें। ये आप देख लीजिए, ये और अच्छा फिगर मुझे है जो और अच्छा क्लैरिटी के साथ बता रहा है कि ये सेंट्रोमेयर का पोजीशन है। इसको हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, सेंट्रोमेयर जिस पोजीशन पे होता है इस पोजीशन को हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है और ये दोनों आर्म्स हैं जिसमें DNA जो है वो डुप्लेक्स है। इसका मतलब ये जो है वो किस टाइप का क्रोमोसोम है, ये S फेज के बाद वाला क्रोमोसोम है। ये भी एक क्रोमोसोम का फिगर है। तो आई होप इस स्लाइड्स में मेरा मोटो था आपको ये बताना कि सेंट्रोमियर क्या होता है। तो एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है जहां पे एक बॉडी प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर होते हैं। यही सेंट्रोमियर से आगे हम पढ़ेंगे कि माइटोसिस में स्पेंडल फाइबर्स जुड़ते, जिस पॉइंट से जुड़ते उनको हम लोग काइनेटोकोर बोलते। जिस पॉइंट से ये जुड़ा होता उस पॉइंट्स को काइनेटोकोर बोलते। तो काइनेटोकोर सेंट्रोमेयर का वो पोजीशन है जहां पे स्पेंडल फाइबर आके टच करता, जुड़ता, दैट इज कॉल्ड काइनेटोकोर। तो इसमें अगर दोनों सेम आर्म्स होंगे तो ये सब मेटासेंट्रिक है, इसलिए आर्म्स का डिफरेंस, ये काइनेटोकोर्स वो पोजीशन के बारे में बताता। अब हम अभी तक ये समझ गए कि DNA जो होता है क्रोमोसोम के अंदर में होता है और क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन S फेज में नहीं होता, डुप्लीकेशन होता है DNA का। DNA का डुप्लीकेशन का मतलब है कि इस क्रोमोसोम में डबल नंबर ऑफ DNA हो चुके हैं। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में जिसमें हमको समझना है कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, होमोलोगस। होमो मतलब होता है सेम, लोकस मतलब होता है पोजीशन, मतलब सेम पोजीशन पे कुछ है। तो होमोलोगस अगर मॉर्फोलॉजी, जैसे ये ह्यूमन जीनोम्स का, ये मेल का है ये डायग्राम, इसमें ये होमोलोगस आप देखेंगे, मैं एक पेयर को दिखा रहा हूं आपको, इसमें सब कुछ मॉर्फोलॉजिकली दोनों सेम है और मॉर्फोलॉजी के साथ साथ ये जेनेटिकली भी सेम है। व्हाट इज मीन्स बाय जेनेटिकली? जेनेटिकली मीन्स यहाँ पे अगर किसी चीज़ का जीन, अगर हाइट के लिए जीन है, मान लीजिए ये टॉल का जीन है, तो यहाँ पे भी हाइट के लिए ही जीन है। हाँ, ये अलग अलग एलील्स हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जीन जो होता है वो किसी कैरेक्टर के लिए होता है। होमोलोगस में एक पोजीशन पे एक ही कैरेक्टर का जीन होता है। हाँ, एलील्स अलग अलग हो सकते हैं, ये अलग सी बात है। तो हमारे पेयर में, ह्यूमन मेल्स में जो हैं वो 22 पेयर्स होमोलोगस क्रोमोसोम है और 23rd पेयर जो है वो होमोलोगस नहीं है मेल में, बट इन ह्यूमन फीमेल्स 23rd पेयर इज ऑल्सो होमोलोगस। तो इसीलिए क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि ह्यूमन मेल में कितने होमोलोगस पेयर होते हैं, तो 22 ही होते हैं। ह्यूमन फीमेल में कितने होते हैं? 23 होते हैं, क्योंकि वहां पे XX होता, वहां पे क्या होता? XX होता। अब आते हैं हम लोग इस पे, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, मतलब इसमें हर एक पोजीशन पे, चाहे वो सेंट्रोमेयर का पोजीशन हो, चाहे नंबर ऑफ जीन्स हो या टाइप्स ऑफ जीन्स हो, वो हमेशा क्या होते हैं? सेम होते। अब ये में दो, ये जो है वो दो एक ही हो, ये एक क्रोमोसोम्स के दो आर्म्स दिख रहे हैं आपको, इसको हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है तो 4 सिस्टर क्रोमेटिड हुए, और इस होमोलोगस में इस दोनों को नॉन सिस्टर बोलते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों जो है वो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और ये आपस में जो है वो क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। तो सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बारे में आइडिया हुआ आपको। हाँ, ये रेप्लिकेशन आप देख रहे हैं कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, यही रेप्लिकेट करता है तो सिस्टर क्रोमेटिड्स को बनाते हैं। यहाँ पे दो वर्ड्स मियोसिस में आता है कि बाइवेलेंट और ये टेट्राड, वो हम देखेंगे, वो यही से इसका कंसेप्ट है। बाइवेलेंट मतलब दो होते हैं, टेट्राड मतलब चार्म्स, सिस्टर और नॉन सिस्टर को मिला देते हैं तो इसको टेट्राड बोलते हैं। खैर, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ समझना है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स दो ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिसपे नंबर ऑफ जीन्स, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर्स सब कुछ सेम होता, सिर्फ एलील्स डिफरेंट हो सकते। तो ह्यूमन मेल में अगर पूछेगा तो 23 में से आउट ऑफ 22 पेयर्स जो होते हैं वो होमोलोगस होते हैं। आप देख लीजिए एक ही साइज का आपको सब क्रोमोसोम्स दिखेगा। ये मॉर्फोलॉजिकली भी होते हैं और जेनेटिकली भी होते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में।
ये है ये हम आ गए फिर से साइकिल में। व्हाट इज द साइकिल? साइकिल में हम देखेंगे ये एक क्विसेंट स्टेज होता है G0, ये G0 है जिसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं। यहाँ पे भी मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल होता है, डिवीजन का प्रॉपर्टी लॉस्ट हो चुका होता है, ये डिवीजन में नहीं जाना चाहता। प्लांट के जो परमानेंट सेल्स होते हैं जो बनते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक सेल एक परमानेंट सेल बनाता माइटोसिस से और एक मेरिस्टेमेटिक सेल बनाता। वो मेरिस्टेमेटिक सेल भी जनरली G0 में चले जाते हैं, बस उसमें डी डिफ्रेंसिएशन का प्रॉपर्टी होता। तो ये एस फेज है, एस फेज के बाद G2 में आया, G2 के बाद सेल डिवीजन में गया। तो बेसिकली हमको ये एम फेज समझना है, ये एम फेज में क्या क्या होता है, इसी को हम लोग सेल डिवीजन। हम बेसिक समझ गए कि व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज क्रोमोसोम, व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम, व्हाट इज सिस्टर क्रोमैटिड, व्हाट इज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। इतना बात बेसिक कंसेप्ट है माइटोसिस को समझने के लिए। और इतना समझ गए तो हाँ, हम लोग इंटरफेस के डिविजन्स को समझे हैं कि कब किस में कितना टाइम लगता है। ये समझे कि हाँ जीवन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, उससे कम टाइम एस फेज में लगता है, उससे कम टाइम G2 में लगता है, उससे कम टाइम एम में लगता है। एम तो एक दिन में ही हो जाता है, 24 आवर में ही एम खत्म हो जाता। तो ये काफ़ी फास्ट होता, हाँ, बट प्रिपरेशन के लिए अबाउट 95% टाइम्स प्रिपरेशन के लिए लगते। और ये फाइनल जो डिवीज़न है वो तो बस हो जाता, 5% टाइम में ही हो जाता। अब इस 5% में सबसे पहला फेज है प्रोफेज। सबसे फर्स्ट फेज जो है वो है प्रोफेज। अब प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी तक होते, यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता और क्रोमोसोम्स बाइवेलेंट के फॉर्म में बनने लगते। बाइवेलेंट मतलब ये इस फॉर्म में क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होने लगता, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, बाइवेलेंट के फॉर्म में क्रोमोसोम बनने लगते। तो हम 1 बाय 1 करके आते हैं कि ये बाइवेलेंट, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ ये आप देख रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा सेल है और सेल के अंदर में ये जो पार्ट्स है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का है। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही होता है प्रोफेज में और ये खत्म हो जाता है कहाँ, मेटाफेज जाते जाते। लेकिन प्रोफेज अपने आप में लॉन्गेस्ट फेज है, इसमें बहुत सारी चीज़ आपको पढ़ना है। आते हैं हम लोग प्रोफेज पे। ये प्रोफेज है। प्रोफेज में बोला जाता है कि ये प्रोफेज और टीलोफेज, हमने टीलोफेज को यहाँ पे रखा है, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, उल्टा है। जो काम प्रोफेज में होता उसका जस्ट रिवर्स टीलोफेज में होता। तो प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे गायब होते और जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो बाइवेलेंट के फॉर्म में आना शुरू करते। आप देख रहे हैं बाइवेलेंट के फॉर्म में, इसमें सेंट्रोमियर अपीयर्स होने लगता। हाँ, यही पे फेज है जिसमें ये जो सेंट्रियोल जो एस फेज में बना है वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगता। ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट करने लगता और अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाता और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगते। और मेटाफेज का स्टार्टिंग जो है, ये हमने मेटाफेज को लिया है, मेटाफेज का स्टार्टिंग ही बोला जाता है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाता और जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाता तो ये सारे क्रोमोसोम्स यहाँ साइटोप्लाज्म में घुल मिल जाते। अब सबसे पहला काम होता है कि एस्ट्रल रेज को कनेक्ट करना, किसके साथ, सेंट्रोमियर के साथ। ईच क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर इस एस्ट्रल रेज से कनेक्ट होता, जो डिफरेंट पोजीशन पे होते। यहाँ पे भी हो सकते, कोई यहाँ पे होता, कोई यहाँ पे होता, कोई यहाँ पे होता, सब अलग अलग डायरेक्शन में होते। और उसके बाद जैसे ही कनेक्शन होता उसके बाद मूवमेंट होता मतलब टुवर्ड्स सेंटर। सारे क्रोमोसोम को एक प्लेट पे लाना है, एक लाइन में लाना है। मेटाफेज का ये सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि सारे क्रोमोसोम्स एक लाइन में आते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। इस प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट। तो मेटाफेज प्लेट पे सारे क्रोमोसोम एक साथ आ जाते हैं। और इस मेटाफेज प्लेट पे एक चीज और समझने का बात है कि यहाँ पे आ जाते और ये एक प्लेट में अरेंज हो जाते, इसलिए स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए बोला जाता है कि मेटाफेज सबसे सुटेबल फेज है। ठीक है, बट शेप ऑफ द क्रोमोसोम कि वो एल शेप्ड है या वी शेप्ड है, उसके लिए सबसे बेस्ट फेज एनाफेज है। शेप ऑफ द क्रोमोसोम हम लोग स्टडी एनाफेज में करते, बट इसका जो प्लेटिंग है कि किस मतलब स्टडी मॉर्फोलॉजी का जो स्टडी करना है वो हम लोग सबसे अच्छा कहाँ पे करते हैं, ये हम लोग सबसे अच्छा इसमें मेटाफेज में कर लेते हैं।
और मेटाफेज का ये भी है कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली डिसअपियर हो चुका है, अब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी नहीं है। और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो तो प्रोफेज स्टार्ट होने से ही वो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं सब। और टीलोफेज जस्ट रिवर्स होता है। टीलोफेज में हम जैसे इसके बाद हमको एनाफेज में जाना है, एनाफेज में जाने से पहले हम आते हैं आपका टीलोफेज में। टीलोफेज जस्ट रिवर्स ऑफ प्रोफेज है। जितने भी ऑर्गेनल्स गायब हुए, जितने भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स गायब हुए, फिर से ये टेलोफेज में आ गए। देखिए टेलोफेज जैसे ही आते हैं उसमें कुछ नहीं होता है, इसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। जितना भी चीज़ यहाँ पे गायब हुआ है सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं और यहीं पे स्टार्ट होता है साइटोकाइनेसिस। और सेल दो अलग अलग डिवीजन होता है और साइटोप्लाज्म के साथ साथ दो बढ़ जाते हैं और दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। एनाफेज में ये सबसे बेहतरीन है समझने के लिए, क्योंकि डिवीजन ऑफ जो सेंट्रोमियर होता है और फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं, मतलब 1 क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम में होता है, वो इसी फेज में होता है। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। आप देखेंगे कि ये बाइवेलेंट स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स का, ये बाइवेलेंट स्ट्रक्चर है। मिडिल से यहाँ पे जो ये पोजीशन है इसी को हम लोग सेंट्रोमियर बोलते हैं। सेंट्रोमियर के साइड से ये एस्ट्रल रेज, यहाँ पे एक पॉइंट होता है जहाँ से एस्ट्रल रेज जुड़े होते हैं। अब इसमें पुलिंग फोर्स काम करता है, ये पुल करता है इसको, ये दोनों एक दूसरे को पुल करते हैं। अब पुल करने के बाद क्या होता है, ये पुलिंग के ही टाइम में ये सेंट्रोमियर यहाँ से डिवाइड कर जाता है। जैसे ही ये डिवाइड करेगा इसका मतलब है ये स्प्लिट कर जाएगा। किसका स्प्लिटिंग हुआ? सेंट्रोमियर का। सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ मतलब 2 सेंट्रोमियर बना। हम इनिशियली आपको बताए थे कि नंबर ऑफ सेंट्रोमियर डिटरमाइंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब अगर ये डिवाइड करके इस टाइप से बन गया और इसके पास 2 सेंट्रोमियर्स हो गए, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? ये एक सेंट्रोमियर्स, ये दूसरा सेंट्रोमियर्स, इसी के डिवीजन से ही क्या हो गया? 2 सेंट्रोमियर्स बन गए। अब ये 2 सेंट्रोमियर्स वाले 2 क्रोमोसोम हो गए। एक्चुअली में अगर क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं हो तो फिर माइटोसिस में क्या है कि एक सेल 2x होता है तो ये अब 2 सेल बनाता है और इस दोनों सेल में भी 2x ही होते, इसका मतलब है 4x हो जाता। तो 4x के लिए क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होना जरूरी है। और क्रोमोसोम के अंदर में डीएनए है तो डीएनए का भी डुप्लीकेशन जरूरी है। तो डीएनए का डुप्लीकेशन हम लोग देखें कि एस फेज में होता है। एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट कर जाता है बट क्रोमोसोम रिमेन सेम। और एना फेज में जाके हमारा क्या होता है? क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर जाता। क्यों कर जाता? क्योंकि ये जो पुलिंग फोर्स हैं वो खींचते हैं और सेंट्रोमियर टूट जाता। और यहीं पे हम शेप ऑफ द क्रोमोसोम का स्टडी करने के लिए एनाफेज बेस्ट है। तो एनाफेज बहुत फास्ट होता और ये स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स हम लोग को देखना पड़ेगा कि डिवाइड करते 2 क्रोमोसोम बन जाते। एक पॉइंट आपको ये देखना होगा कि 1 से 2 क्रोमोसोम जो बनते और नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स कांस्टेंट होता मदर सेल से डॉटर सेल में, उसके पीछे का रीजन यही स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर है। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो और जैसे ही एनाफेज आता है उसके बाद ये टेलोफेज में जाता। रिवर्सल ऑफ प्रोफेज है, जितने भी ऑर्गेनल्स गायब हुए वो आ जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाता, डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता और ये क्रोमोसोम देखिए डीकंडेंस साइटोकाइनेसिस तक जाते हैं तो ये डीकंडेंस हो जाता। न्यूक्लियोलाई जो है ये अपीयर हो जाते, ये यहाँ तक एब्सेंट था ये फिर से अपीयर हो जाते हैं। प्रोफेज में रहता है ये प्रोफेज में आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा दिख रहा है, ये धीरे से, ये लेट प्रोफेज है। ये भी अर्ली है। अर्ली और लेट मतलब जब स्टार्ट होता है कोई फेज तब हम इसको अर्ली बोलते हैं, जब खत्म होने लगता है तब हम उसको लेट बोलते हैं। तो लेट एनाफेज में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो एक डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं, एक मतलब एक पोल की तरफ दोनों पहुंच जाते हैं, दोनों पोल्स पे पहुंच जाते हैं। और यही पोल्स पे पहुंचने के बाद उसमें क्या हो जाता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अपीयर हो जाता और उसके बाद वो डीकंडेंसेशन हो जाता, क्रोमेटिन के फॉर्म में वो हो जाता। तो इसी को हम साइटोकाइनेसिस बोल के, दोनों सेल्स अलग हो जाते और ये साइटोकाइनेसिस हो जाता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फेज इसमें जो है वो एनाफेज है। इसीलिए एनाफेज को समझने के लिए हम थोड़ा सा और एक बार चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये एनाफेज का स्लाइड है, अच्छे से देखिए क्योंकि पूरा माइटोसिस में यही पॉइंट समझना जरूरी है कि ये कैसे होता है। सबसे पहले हम आते हैं इसके बेसिक्स पे कि ये हमारा सिस्टर क्रोमेटिड्स है जो आपस में जुड़ा होता है
सेंट्रोमियर से, और सेंट्रोमियर के जिस पॉइंट से ये जुड़ा होता है उस सेंट्रोमियर पे एक पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर से ही स्पिंडल फाइबर जुड़े होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि काइनेटोकोर्स सेंट्रोमियर का वो पार्ट है जहां पे स्पिंडल फाइबर्स जुड़े हुए होते हैं। अब आते हैं डिवीजन में कि हमको समझना है कि सेंट्रोमियर का डिवीजन कैसे होता है। अब ये सेंट्रोमियर है, हाँ यहाँ पे एक ये डिस्टेंस दिखाया गया है कि इंटर काइनेटोकोर प्रोटीन, आउटर काइनेटोकोर प्रोटीन, ये दो प्रोटीन हैं और इसके बीच में डिस्टेंस को नापा गया है कि जैसे ये पुल होगा, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर रहेगा, तो ये क्या होगा, स्प्लिट होगा, स्प्लिट हो जाएगा और दो क्रोमोसोम धीरे धीरे टूट जाएंगे। तो स्प्लिट होगा, इसका मतलब है कि इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो भी बढ़ेगा। और ये देख लीजिए कितना बड़ा हो गया, ये बढ़ जाता है। और ये देखिए, ये सिंपल क्रोमोसोम है, ये डुप्लीकेट किया तो ये सिस्टर क्रोमैटिड बनाया, और ये जब टूटेगा ये टूट के दो सेंट्रोमियर बनाया, दो सेंट्रोमियर बनाया, मतलब दोनों सिस्टर क्रोमैटिड टूट के डॉटर क्रोमोसोम्स बना देते। ये सिस्टर क्रोमैटिड है और ये डॉटर क्रोमोसोम होते हैं। इसमें यही प्रोसेस काम करता है कि क्रोमोसोम को अपोजिट में खींचा जाता है और ये फॉर्मेशन होता है। और ये खींचने का काम इससे जो जुड़ा हुआ है स्पिंडल फाइबर है वो कर रहा है, वो खींच रहा है। लेकिन माइटोसिस में दो माइटोसिस, ये स्पिंडल फाइबर्स के बेसिस पे दो टाइप के माइटोसिस हैं, एक एस्ट्रल बोलते हैं और एक एनेस्ट्रल बोलते हैं, जिसमें माइटोसिस का फॉर्मेशन होता, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता, जनरली ये एनिमल सेल में होते तो उसको हम लोग एस्ट्रल माइटोसिस बोलते हैं, और एक एनेस्ट्रल भी होता क्योंकि सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं होता, तो वहाँ पे एस्ट्रल का फॉर्मेशन नहीं है। वहाँ पे जो डिवीजन होता है वो सेल प्लेट डिवाइड बनाता है। सेल प्लेट कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट होता है, उसका डिपोजिशन होके सेल दो भाग में बढ़ जाता है और वही आगे जाके मिडिल लेमला बनाता है। तो प्लांट सेल में एस्ट्रल का फॉर्मेशन नहीं होता, क्लियर कर लीजिए, और वहाँ पे सेंट्रियोल नहीं होता, इसीलिए एस्ट्रल का फॉर्मेशन नहीं होता, तो उसको हम लोग एनेस्ट्रल माइटोसिस बोलते हैं। और हम ह्यूमन के सेल में जो माइटोसिस होता है उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रल माइटोसिस। तो आई होप सो आप ये एनाफेज में डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर समझ पाए होंगे। तो आपको माइटोसिस में दो पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझना है कि एक जो है डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम है और एक है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एस फेज में होता, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एनाफेज में होता। साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको डीएनए का थोड़ा बेसिक समझ में आया होगा कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डीएनए के ही बने होते हैं, और डीएनए के इस छोटे से सेगमेंट को जो एक प्रोटीन को डिज़ाइन करता है उसी को हम लोग जीन बोलेंगे आगे जाके नेक्स्ट में। आई होप आपको ये मैं क्लियर कर पाया हूँगा। इसमें कुछ एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो इसमें डिफरेंट फेजेस दिए हुए हैं, ये एनसीईआरटी का ही कुछ पॉइंट्स है। ये 4-5 पॉइंट्स जो हैं आपके, ये आपको पता होना चाहिए। सब चीज़ आप पढ़े हैं कि जैसे एनाफेज में क्रोमोसोम स्प्लिट करता, क्रोमैटिड अपीयर सेपरेट हो जाते और ये अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते। तो एनसीईआरटी का जो ये बुक्स है ये आप जरूर पढ़ेंगे, उसमें पॉइंट्स वाइज दिए हुए हैं कि कहाँ पे क्या होता। उस चीज़ को समझना है, एक्चुअली याद नहीं करना है, आप समझेंगे। जैसे ये टीलोफेज है उसमें ये सब रिफॉर्म होता और ये प्रोफेज में गायब हो जाता। ये सब चीज़ को आपको याद नहीं करना है, आपको समझना है व्हाट इज़ द बेसिक्स। अगर आप समझ पाएंगे तो आपका मतलब क्वेश्चन और अंडरस्टैंडिंग से ही क्वेश्चन बनता है। अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा तो क्वेश्चन बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी अगर आपको जो चैलेंज हम लोगों ने लिया था कि हमको डीएनए थोड़ा समझना है, आई होप मैं डीएनए के बारे में तो अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं था, लेकिन डीएनए इतना जरूरी समझना है कि डीएनए से ही क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। इसका ये कंडेंस होकर क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स को बनाते हैं। क्रोमोसोम्स के बारे में हमने ये था कि क्रोमोसोम्स हम ये कर पाए तो वो होगा होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये बहुत टिपिकल स्टेटमेंट है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसके बारे में हम लोगों ने देखा। होप आप समझ में। ये डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, इसके बिना तो आप माइटोसिस समझ ही नहीं सकते, क्योंकि यही सेंट्रोमियर डिवाइड होकर 2 डॉटर क्रोमोसोम्स को बनाता। और इसमें हमारा साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस है, ये दोनों एम फेज में होते हैं, और प्रिपरेटिव फेज जो इंटरफेज है वो हमारा इंटरफेज है, उसमें प्रिपरेशन होता है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। और इस स्लाइड्स को बनाने के लिए हमने इंटरनेट का यूज़ किया है, और हमारे कुछ स्टाफ्स हैं, दिनेश जी, जो हमारे हेल्प किए हैं इसमें। और इसमें जो कुछ एनसीईआरटीज़ के पॉइंट्स हैं, कुछ मैंने नेट से फिगर निकाला है आपको अच्छे से समझाने के लिए। थैंक्स टू गूगल ऑल्सो, बिकॉज बिना इसके तो कुछ हो ही नहीं सकता, आप जानते हैं।
तो बहुत सारे मटेरियल्स जो हैं वो मैंने ऑनलाइन से लिए हैं, उनके लिए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और एक दिनेश जी हैं जो हमारे स्टाफ हैं और उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे इस वीडियोग्राफी को बनाने में। थैंक यू एंड आई होप मैं आपको थोड़ा सा समझा पाया हूँगा। अगर आपको फिर भी कुछ इसमें प्रॉब्लम्स होंगे तो आप ज़रूर लिखिए। ये हमारा ये कोचिंग का ये है। और आपको थैंक यू अगेन आपके पेशेंस के लिए। कुछ भी प्रॉब्लम होने से आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं ईमेल चेक करता हूँ, टाइम मिलने से मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो ये आप ये कर सकते हैं और आप फ़ोन भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो। और होप आप सजेस्ट कीजिए कि आपको अगर किसी चीज़ में, खास करके 12 के टॉपिक के लिए अभी फ़िलहाल जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनको मैं ध्यान में रख के पहले तो मैं मियोसिस का वीडियो इसके बाद डालूंगा और उसके बाद मैं आ जाऊंगा प्योरली 12 पे। तो जो इम्पोर्टेंट जो कन्फ्यूज़न आपको लग रहा है कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो उसके बेसिस पे मैं मतलब जितना हो सकता है, जो प्रोबेबल है, मैं जितना कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। वैसे लॉट ऑफ वीडियोस प्रेजेंटेड है, लेकिन मेरा कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है कि मैं कंसेप्ट को थोड़ा सा, वैसे हर एक टीचर अपने हिसाब से बहुत कोशिश करते हैं आपको अच्छे से बताने के लिए, मैं भी एक छोटा सा ट्राई कर रहा हूँ और होप आपको पसंद आएगा। और जो भी प्रॉब्लम होने से आप बोलिए। और आपने इतना देर वॉच किया इसको, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और मिलते हैं हम लोग सेकेंड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।